नमस्कार दोस्तों। मैं लोकेश शर्मा आपका क्वांट एडुकेटर स्वागत करता हूं आपका हमारी नई सीरीज में। इस सीरीज का नाम है 7 बजे 7 सवाल। दोस्तों, इस सीरीज को हम लास्ट 2 साल पहले मैं अपने खुद के पर्सनल चैनल पे चला चुका हूं और ये जो सीरीज हमारे चलाने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को मेंस लेवल के सवालों को बनाने का एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सके। देखिए, सभी बच्चे पूरी दिल से तैयारी करते हैं, कंसेप्चुअल तैयारी करते हैं, सब अपने कंसेप्ट्स को टॉपिक टू टॉपिक लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी हम कई बार ये देखते हैं कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस में या मेंस लेवल पे जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं, वहां पे हमें बड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर मेंस पे कमांड करने के लिए क्या कुछ अलग पढ़ना पड़ता है? तो मेरा हमेशा से जवाब रहा है कि बिल्कुल अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग तरीकों से अपने कंसेप्ट को इस्तेमाल करते आना चाहिए। होता क्या है, हम अपने क्वेश्चंस को, अपने कंसेप्ट को केवल एक या दो तरीकों से ही लगाना जान पाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर वो कंसेप्ट बना देता है, क्वेश्चंस बना देता है। तो कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे कंसेप्ट हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ओके। दूसरी चीज, मेंस में अगर आपको कमांड करना है तो किन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना होगा? सबसे पहली बात, क्या मेंस में सारे ही सवाल डिफिकल्ट आते हैं क्या? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कितना भी टफ से टफ पेपर देख लिए, लेकिन उसमें कम से कम मेरा ऐसा मानना है 40 से 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, डुएबल होते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग 60 या 50% डिफिकल्ट सवाल होते हैं वो हमें उन सवालों तक जाने नहीं देते। क्लियर है? तो इस वजह से मेंस क्वेश्चंस के अंदर हमेशा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है। आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 का जो पेपर आया था दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज क्वाइट डिफिकल्ट वन। वो आपको पता इसी अंदाजे से लग जाएगा कि उसका कट ऑफ 60 में से 2.25 गया था फॉर ओपन कैटेगरी। फॉर ओबीसी एंड ऑल तो 1 मार्क का कट ऑफ था। आउट ऑफ 61 मार्क का कट ऑफ, आप सोच लीजिए क्या लेवल होगा। तो क्या पेपर वाकई में बहुत डिफिकल्ट था? तो जी, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत खतरनाक था। उस पेपर में भी कई बच्चे हैं जो 15 प्लस 20 प्लस स्कोर लेके आए हैं। ठीक है ना? मेरी ऑफलाइन क्लास में कम से कम 3 या 4 ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पेपर अटेम्प्ट करने गए थे, बट दे स्कोर 15 प्लस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पेपर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हुआ क्या, दो चीजों ने प्रेशर किया। पहला, उन्होंने लगभग सारे सवालों में, अर्थमेटिक सवालों में वेरिएबल का इस्तेमाल किया। कुछ कंसेप्ट जो आसान भी थे उनको वेरिएबल के माध्यम से पूछा, तो बच्चे वहां पहले तो पैनिक कर गए। दूसरा, डीआई वगैरह काफी आसान थी, मजेदार थी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव मोड में थी। थोड़ा पेशेंस रखते हुए सवालों को पढ़ना था और उनको बनाना था। तो ऐसे पेपर्स के अंदर कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, ये बहुत बहुत मैटर कर जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? और इसी दुविधा में बच्चे फंस गए। दूसरी चीज जो इम्पैक्ट की इस कट ऑफ, कम कट ऑफ में, आप एनालाइज करके देखिएगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। पेपर में ऐसा नहीं था कि 7-8 सवाल कोई भी बना सकता था, लेकिन हुआ क्या, 2021 का जो क्वांट पेपर आया था आईबीपीएस पीओ मेंस का, उसका सेक्शन कट ऑफ 12 मार्क का था, 12 या 13 मार्क का था। तो लेकिन 2021 का जो पेपर था वो काफी इजी आया था मेंस लेवल पे। तो उस पेपर में बच्चों ने बहुत आसानी से 20 से 25 मार्क स्कोर किए थे पेपर में। लेकिन बच्चों के मन में पिछले साल का कट ऑफ भी दिमाग में था। उनको लगा यार लास्ट ईयर 12 का कट ऑफ है, मेरे इस पेपर में 7 मार्क बन रहे हैं, जो कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के भी पकड़ लूं तो मैं 10 से 12 मार्क के बीच में जा रहा हूं, तो माइट भी मेरा सेक्शन कट ऑफ रुक जाता है। तो बच्चों ने क्या किया, 8-10 सवालों को फल्लू मार दिया इन द में, रिस्क ले लिया। और 90% रिस्क गलत ही होता है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने 7-8 सवाल खुद से सही बनाए, लेकिन जो 7-8 सवाल उन्होंने तुक्के मारे वो गलत हो गए, जिस वजह से वो 2 या 3 मार्क पे आके रुक गए। कई बच्चे जिन्होंने 5-6 सवाल एक्यूरेट किए थे, बट तुक्के मारने की वजह से नेगेटिव मार्किंग हुआ और उनका स्कोर 2 मार्क ही रह गया। 2.25 कट ऑफ थी, वो भी नहीं ला पाए। तो ये चक्कर था मेरे दोस्तों, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कर देता है और कुछ भी नहीं। अगर कोई बच्चा पेशेंस रख के जितने बनाए हैं उतने ही करके आ जाते, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रुकता था। आई बात समझ में? तो अगर आप में से ऐसे कोई बच्चे रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, जो थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की है, वो आपको समझ में आ रही है मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं? तो देखो, मेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि खतरनाक और डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मेंस में बनते ही नहीं है, वो आपको छोड़ने ही होते हैं। हम हमेशा वही क्वेश्चन मेंस में बना पाते हैं जो डुएबल होते हैं, जो हम बना सकते हैं, लेकिन घुमा के हमारे सामने रखे हुए होते हैं, जो शायद हमें डरा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस सीरीज में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपका वो डर मैं कम से कम कर सकूं या खत्म ही कर सकूं।
ठीक है, और इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आई वॉन्ट फुल पार्टिसिपेशन इन दिस सीरीज। बहुत मेहनत से लेटेस्ट पैटर्न में आप लोगों के लिए बना के लेके आ रहा हूं। ओके, आज हमारा पहला सेशन है और मैं आपको टारगेट देता हूं कम से कम एक दिन के यानी 24 घंटे में 200 लाइक इस वीडियो पे चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इसको थोड़ा टारगेट की तरह लीजिएगा, दोस्तों को स्प्रेड कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है। और आपको डेली बेसिस पे 7 बजे आपको ये सीरीज दिखाई देगी, क्लियर है। लेकिन अगर आप चाहते हो ये नॉन स्टॉप चले, कंटिन्यूअस चले, मैं ईमानदारी से कहता हूं मैंने आप लोगों के लिए इसमें तकरीबन 400 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, तकरीबन कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर कंसिस्टेंट रहे हम लोग, आप लोग, तो मुझे आप लोगों की तरफ से एक खुला रिस्पांस चाहिए और लेवल अच्छा मिलेगा दोस्तों। आप लेवल के ऊपर रेस्ट अश्योर्ड रहिए, जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में करवाने वाला हूं, ठीक है। आज 7 सवाल मैं आपको करवाऊंगा और हर सेशन में 7 सवाल होंगे। और दोस्तों ये सवाल सिर्फ अर्थमेटिक ही नहीं होंगे, इसमें डीआई भी डिस्कस होंगी, केसलेट डिस्कस होंगे, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो ये ऑलराउंड सीरीज होगी, लेकिन थीम हम ये रखेंगे 7 बजे 7 सवाल, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे एक वीडियो में 7 सवाल आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, जो भी बच्चे अपने ऑलिव बोर्ड पे हमारे पेड क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सुपर एलीट पैक के लिए जाइए दोस्तों। सुपर एलीट का फायदा ये रहता है कि आपको सारे सेक्शंस के वीडियो मिल जाते हैं, ठीक है ना। और अभी मेरे बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं दोस्तों। तो जो बच्चे इंडिविजुअल बैचेस ना परचेज करके अगर आप सारे बैचेस का एक्सेस लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप सुपर एलीट परचेज कीजिए। आप मेरा कोड लोकेश इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलिव बोर्ड के पैक पे मिल सके। अभी हमारे 2 बैच आने वाले हैं रिसेंटली। एक मेरा बैच नया आने वाला है दोस्तों 5 जून से, आईबीपीएस पीओ को टारगेट करते हुए, ठीक है। आईबीपीएस पीओ के लिए हमारा चैंपियन बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त बैच है। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले सेशन में और डिटेल में दूंगा, तब तक ये लाइव हो चुका होगा। अभी लाइव नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूँ। 5 जून से ये बैच शुरू होने जा रहा है। तो इसमें पूरा क्वांट प्री प्लस मेंस के बेसिस पे मैं पूरा लेने वाला हूं। तो जो बच्चे नए हैं और पुराने हैं, सभी बच्चे इस बैच को प्लीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं देन यू कैन यूज माय कोड लोकेश। इस कोड के साथ आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके अलावा एसबीआई पीओ का ऑलरेडी एक बैच हमारा लॉन्च किया है, लेकिन ये रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो बच्चे जॉब करते हैं, जिनको दिक्कत है कि भाई पूरा कंटेंट हमें एक साथ मिल जाए, तो उनके लिए हमने ये बैच बनाया है स्पेसिफिकली। जबरदस्त बैच है, कंटेंट कॉन्सेप्ट वाइज जबरदस्त बैच है। आप डेफिनेटली इस बैच को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन, अगर आप इंडिविजुअली बैच परचेज भी कर रहे हैं तो लोकेश कोड लगाइए ताकि आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिल सके, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जुड़ना है पेड क्लासेस के साथ तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें दोस्तों। पहला सवाल आप लोगों के समक्ष है। तो इनिशियली 2 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप खुद से एक बार इसको सॉल्व करें, ठीक है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पॉज कर लीजिए, इस वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद खुद से एक बार खुद से जरूर ट्राई करिए हर सवाल, ठीक है ना दोस्तों। ये सवालों का सबसे बड़ा, इसलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रहा हूं क्योंकि लाइव में कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें, 2 से 2.25 मिनट अपने आप को दीजिए। ये सवाल बनना चाहिए, डुएबल सवाल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि ये सवाल होगा कैसे, ठीक है बच्चों। देखिए सवाल है क्या। तो बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे सोचते हैं सर ये ज्योमेट्री का, तो ये ज्योमेट्री वगैरह नहीं है, नॉर्मल मेंसुरेशन का सवाल है जिसको टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट के साथ फोल्ड किया गया है, ठीक है ना। यानी एक साथ 2 कंसेप्ट को मर्ज किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से इस चीज को पढ़ें और ऐसा कोई भारी कंसेप्ट नहीं है। सवाल है क्या, सुने। ये कहते हैं 3 पर्सन हैं, 3 लोग हैं, पी क्यू एंड आर, एंड स्टैंडिंग एट पॉइंट ए। तो ये तीनों ही पॉइंट ए पे खड़े हैं। ये आप ग्राफ, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ए पॉइंट पे तीनों लोग खड़े हैं और ये ऑक्टेगोनल फील्ड है। रेगुलर ऑक्टेगोनल का मतलब ये होता है, ऑक्टेगन यानी 8 साइड होंगी और रेगुलर लगाने का मतलब ये है 8 साइड बराबर होंगी। जैसे स्क्वायर होता है ना, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, तो वैसे ही रेगुलर ऑक्टेगन होता है, ठीक है। ऑक्टेगन यानी 8, सेप्टागन यानी 7, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तो कहते हैं कि एक रेगुलर ऑक्टेगन फील्ड है as shown in the figure. The time is taken by all of them to reach point F from point A of the field is the same. क्या कह रहा है,
ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो समय लगता है तीनों को बराबर है। तो मेरी बात बताओ बच्चों, क्या जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब आपका समय कांस्टेंट कर दिया जाए, तो यानी स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं? यानी जो अनुपात स्पीड में रहेगा वही का वही अनुपात डिस्टेंसेस में भी रहेगा, हाँ या ना? लेकिन ये क्या कहता है, तीनों अलग अलग पाथ का यूज करते हैं। तो पर्सन पी जो है वो क्या पाथ यूज करता है, ए एच जी एफ, यानी कि ए एच जी और एफ। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ जी। तो पर्सन ए जो है वो कौन सा पाथ यूज कर रहा है, दैट इज ए एच जी और एफ। देखिए एक साइड अगर सपोज ए मान लू, तो यानी टोटल कितना चलेगा, 3a। यानी जो हमारा पर्सन पी है वो टोटल 3a डिस्टेंस चलेगा, ये डिस्टेंस आ गई। क्यू जो है, क्यू फॉलो एएमएनएफ यानी ये रेड। तो जो हमारा क्यू पर्सन है वो इस रोड को फाइनल करेगा, एएमएनएफ, ठीक है। और जो आर पर्सन है वो इस रोड पे चलेगा, इस रूट पे। लेकिन इसने हिंट क्या दिया है कि तीनों का टाइम बराबर है, तो यानी तीनों की स्पीड और डिस्टेंस के रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये बात समझ में आ गई है बच्चे? अब इसको समझ लीजिए। तो P को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है मेरे बच्चों, P का ट्रेवलिंग डिस्टेंस 3a मान लें। अब R का ट्रेवलिंग डिस्टेंस भी आसान है, 5a होगा। R का ट्रेवलिंग डिस्टेंस 5 है। अब बचा कौन, Q। अब हमें Q का डिस्टेंस निकालना है। अब Q के लिए ऐसा नहीं है 3a ले लेंगे, नहीं भैया। देखो Q के लिए अगर आप ये साइड देख ले, ठीक है दोस्तों, एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं, लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। देखिए Q का जो साइड डिस्टेंस है वो ये है पूरा, करेक्ट है। अब अगर मैं इसको एक एक हिस्से में लेके चलूं आप लोगों के लिए, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये A हो गया आपका, ये M हो गया और ये आपका H हो गया, क्लियर है। तो देखिए हालांकि ये रेगुलर है तो इसकी जो सिमेट्री रहेगी ना, ये सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट करती है, सिमेट्री इसकी कॉमन रहेगी बिकॉज इट्स अ रेगुलर ऑक्टागन। तो इसका मतलब यह है, तो इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी और ये साइड आप बता सकते हैं। अब देखिए अगर मैं डायग्राम के हिसाब से जाऊं तो ये तो वन साइड ऑफ द ऑक्टागोनल है जिसको मैंने ए माना हुआ है। तो एक बात ध्यान में देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को सेम रखता हूं तो हमारा एंगल क्या होता है, डायगोनल है। तो डायगोनल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है भैया, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, करेक्ट है ना। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सपोज ये x है तो ये भी x होगा, क्लियर है। तो हमें ये वाली साइड चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए, ये कितनी होगी तो निकाल के लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये a माना हुआ है हमने, ये डायगोनल यानी a साइड माना हुआ है, तो इसको a स्क्वायर रख दिया जाए, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, दोनों साइड इक्वल है। अगर x की वैल्यू देखें तो क्या निकल के आएगा, तो x का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों a√2, 2 को इधर भेजा जाएगा, यानी ये वाली जो साइड आपकी आ जाएगी दैट वुड बी a√2। सेम साइड ये भी रहेगी a√2, सिमेट्रिकल होने की वजह से। और ये वाली साइड आपकी a ही रहेगी क्योंकि देखिए ये h और g के पैरेलल है ना, इट्स अ पैरेलल टू h और g। तो यानी ये a/√2, ये भी a/√2 और ये a, तो तीनों को ऐड कर दिया जाए तो यानी हमारा Q का जो डिस्टेंस आएगा मेरे बच्चों वो निकल के आएगा 2a√2 प्लस a। अब देखिए √2 से 2 कटेगा, √2 मिल जाएगा, a दोनों में कॉमन है तो a1 प्लस √2। अब इसने आपको √2 का वैल्यू 1.4 दे रखा है, तो यानी मेरे दोस्तों Q का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस निकल के आएगा तो a प्लस 1 प्लस 1.4 यानी 2.4, तो ये निकल के आएगा 2.4a। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। तो बड़ा ही प्यारा, ये पेशेंस से बनाने का होता है, देख के डरने वाला सवाल नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इस तरह के सवाल देखते ही डर जाते, करना क्या है। तो इसमें दो लॉजिक थे, एक तो टाइम एंड डिस्टेंस का, वो ये कि आपका टाइम जो है वो कांस्टेंट रखा गया था, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। अब हमने तीनों की डिस्टेंस निकाल दी है, तो देखिए ए की डिस्टेंस 3, समझ रहे हैं। अब हम इनके रेशियो लिख लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा, तो P का जो डिस्टेंस है वो 3a आ गया है, Q का जो डिस्टेंस है वो 2.4a आ गया है, और R का जो डिस्टेंस है वो 5a आ गया है। ये सभी में कॉमन है, काट दीजिए। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो ये 30 बन जाएगा, ये 24, ये 50, तो 30 2 से गया यानी 15, ये 2 से गया यानी 12, और ये 2 से गया यानी 50। ये आपके तीनों के स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा बच्चों, क्लियर हो गया। बस अब ये आपको कहता है अगर P का स्पीड 36 है तो बताइए Q और R की स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 15
अब हमारे रेशियो वाइज ये 15 आ रहा है, तो 15 जो है 36 के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस 13 का है कि नहीं? 13 कितने के बराबर होगा? 15 से ये उड़ाइएगा 2.4, तो 13 इंटू 2.4, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 2 जा 26 और 5 यानी 31। ये आपका आंसर आ गया, 31.2 किलोमीटर पर आ रहे बच्चों। तो यस, हमारा सटीक और सही आंसर आएगा 31.2 किलोमीटर पर आर। आई होप सबको समझ में आया हो, बहुत आराम से बताया है, बस एक ही कंसेप्ट में दो चीजें डाल दिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका मेंसुरेशन का पार्ट, जिसमें हमने एक रेगुलर ऑक्टागन आपको दिया है, 2D डायमेंशन दी है, और उसी के साथ हमने इसमें आपका यूज किया टाइम एंड डिस्टेंस का छोटा सा कंसेप्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इस तरह के सवाल मेंस जानता है, तो बहुत टफ नहीं था, डुएबल था, लेकिन इसको बनाने के लिए आपके अपने कंसेप्ट के ऊपर कमांड चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि यस आई कैन डू दैट। ओके बच्चों, क्लियर है? तो ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल दोस्तों, ये सवाल देखिएगा, तो देखिए आजकल इस तरह के सवाल बहुत आने लगे हैं, ठीक है ना। ये नंबर सीरीज का पैटर्न है। अब ये सवाल टफ नहीं होते हैं, कोई भी बना सकता है, लेकिन समय लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ता है, ठीक है ना। अगर प्रीलिम्स लेवल पे नंबर सीरीज आपको भी पता है कैसी आती है, पैटर्न ढूंढना होता है, तो आपको इस तरह के सवाल आजकल मेंस एग्जामिनेशंस में दिए जा रहे हैं, तो ये स्कोरिंग है बच्चों। ऐसे सवाल जो नए बच्चे होते हैं, जो पहली बार मेंस दे रहे होते हैं, वो फंस जाते हैं, वो सोचते हैं यार ये क्या आ गया, मैंने तो अलग लेवल पे प्रीलिम्स में पढ़ा था यार, वो फंस जाते हैं। तो हमें नहीं फंसना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अगेन वही बात कहता हूं, इसमें तकरीबन 90 सेकंड का समय लीजिए दोस्तों, वीडियो को रोकिए, 90 सेकंड का स्टैंडर्ड टाइम है इस सवाल का, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है ना। रोक के इसको बनाने की कोशिश कीजिए, 90 सेकंड। ओके, तो 90 सेकंड वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो अब एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे, इसने आपको एक सीरीज दिया है 20 P Q R एंड 80 एंड क्वेश्चन मार्क, करेक्ट है। अब इसने तीन वेरिएबल यूज किए, P Q और R, तो पता तो है नहीं। अब ये P Q और R की वैल्यू भी नहीं दे रहा, पहला दे रहा है P माइनस Q, दूसरा दे रहा है P प्लस Q, तीसरा दे रहा है R प्लस P माइनस Q, तो डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं दे रहा, और उनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x, y माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर आपको p q और r की वैल्यूज चाहिए, तो आपको पहले x और y क्या है वो निकालने होंगे, और x और y यहां दिए हुए हैं, देखिए x इज इक्वल टू HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखिए HCF एलसीएम देखते ही बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या दे दिया यार, ये तो पढ़ाई नहीं है, तो एसएससी का टॉपिक। ऐसा नहीं है भैया, ये बिल्कुल बैंकिंग में पूछे जाते हैं और कई समय से पूछे जा रहे हैं। अब आपकी नॉलेज कितनी बढ़िया है वो देखी जाती है। HCF मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में डिवाइड चला जाए। तो वो कह रहा है टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखिए कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 5 और 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, कोई भी उठाइए, 21 23 उठा लीजिए, तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, क्या HCF होगा, क्या कॉमन फैक्टर है, 1 है भाई। यानी मेरे मित्रों x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसको हम कोप्राइम फैक्टर भी बोलते हैं दोस्तों, इनको क्या बोला जाता है, कोप्राइम फैक्टर, याद रखते रहें। कोप्राइम फैक्टर वो पेयर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, क्लियर है। कभी ये टर्म भी आ जाए तो ध्यान रख लें, कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं HCF ऑफ कोप्राइम फैक्टर्स, कोप्राइम नंबर्स। तो याद रखिए कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 कंसीडर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी टर्म्स क्लियर करते चलिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यानी आपको एक बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू 1 होगी। y कहता है एलसीएम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो 3 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन है भैया, तो इनका एलसीएम लेना है, तो वो 2 4 और 6 है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम वो मल्टीपल होता है जिसमें तीनों का डिवाइड चला जाए। तो देखिए ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से 4 से और 6 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर बहुत क्लियर है, 12 होगा। 12 में 2 का भी डिवाइड जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6। अब यहाँ 24 मत ले लेना, कई बच्चे क्या करते हैं, क्या फर्क पड़ता है 24 में, लेकिन फिर ये एलसीएम नहीं होगा ना मेरे भाई। इसने क्लियरली एलसीएम मांगा, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको 12 ही लेना होगा। 24 हम टाइम एंड वर्क सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जहां 24 भी लिया तो कैलकुलेशन पे फर्क नहीं गिरेगा, यहां फर्क गिर जाएगा। यहां पे आपको एग्जैक्ट एलसीएम ही बताना है, याद रहेगी ये बात। कुछ कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। आगे ले चलता हूं। तो यानी हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, x 1 है और y 12 है। तो निकालो भैया p माइनस क्यू। तो सबसे पहले p माइनस क्यू क्या रहेगा,
x प्लस वन, वन की वैल्यू वन ही है भैया, x की वैल्यू वन है, तो वन प्लस वन यानी टू, टू का स्क्वायर यानी फोर, माइनस वाई यानी 12, यानी कि -8। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि p की वैल्यू q से स्मॉलर रहेगी, तभी तो भाई इनका डिफरेंस 8 आ रहा है। p माइनस क्यू इज कमिंग 8, -8, यानी q की वैल्यू p से बड़ी होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। आगे फिर ये कहता है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू क्या रखवा रहा है भैया, y माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो y खुद 12 था, सो 12 माइनस फोर यानी 8, 8 का स्क्वायर यानी 64, माइनस 8x, तो 8x विल बी 8 यानी 56। अब रुकिए, अब आपके पास p माइनस क्यू 8 आ चुका है, -8, और p प्लस क्यू 56 आ चुका है, यानी p और q का सम 56 है और p और q का डिफरेंस 8 है। तो याद रखिए, कभी भी अगर आपके पास दो नंबरों का सम है और दो का डिफरेंस है, तो जो लार्जर वैल्यू रहती है मेरे बच्चों, लार्जर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, वो होती है सम प्लस डिफरेंस बाय 2। तो सम मेरा 56 है, डिफरेंस 8 है, तो 56 प्लस 8 बाई 2 यानी कि 32। और स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो होता है सम माइनस डिफरेंस बाई 2, तो 56 माइनस 8 यानी 48 बाई 2 यानी 24। तो इन दोनों में से एक वैल्यू 32 रहेगी, एक 24 रहेगी, और कौन 32 रहेगी, Q, क्योंकि हमने क्या कहा था, P इज स्मॉलर देन Q। तो यानी मेरे बच्चों मुझे P का वैल्यू भी मिल गया 24 और Q का वैल्यू भी आ गया 32। ले लीजिए। अब ये कह रहा है R प्लस P माइनस Q। अब देखिए P माइनस Q तो -8 आ चुका है, तो इससे आपको R भी मिल जाएगा, तो R -8 इज इक्वल टू, तो y माइनस 2x, तो देखिए y कितना था, 12 था, तो y माइनस 2 यानी 10, 10 माइनस 3 यानी 7, 7 का स्क्वायर यानी 49, माइनस x प्लस 2, तो x यानी 1, 1 प्लस 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी इट इज 40, और ये माइनस का 8 इधर आएगा, यानी r का वैल्यू 48 आ जाएगा। ओके है बच्चों, तो हमने p, q और r तीनों निकाल दिया। अब क्वेश्चन मार्क बताना है। ये कह रहा है इफ द सीरीज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न देन फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, तो यानी आपको मिसिंग टर्म बताना है, बता दीजिए। तो सीरीज बड़ी ही क्लियर है, 20, p की जगह रख दीजिए 24, 32, 48 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे 20 और 24 में 4 का फर्क, 24 और 32 में 8 का फर्क, 32 और 48 में 16 का फर्क, तो ये बहुत ही क्लियर पैटर्न है भाई, 32 होगा। हाँ जी, 4 यहां बढ़ गया, इधर ये चला गया, नहीं सॉरी 48 ही आएगा, करेक्ट है। तो यानी यहाँ 8 इंक्रीज हुआ, यहाँ 16 इंक्रीज हो रहा है आपका, आई बात समझ में। और यहाँ 48 से 38, यानी ये कितना बन के आएगा मेरे बच्चे, 80। अच्छा 80 तो दिया हुआ है, ओके ओके माय फ्रेंड, 80 तो दे रखा है, क्वेश्चन मार्क और आगे है, क्वेश्चन मार्क और आगे यानी 64, खत्म। तो 80 प्लस 64 यानी कि 144, बस बात खत्म। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा मेरे बच्चे, 144। अब देखिए करने में ये सवाल में डिफिकल्टी कुछ भी नहीं थी, बट टाइम खाया कि नहीं ये बताइए। तो एग्जाम में ऐसे सवाल टाइम खाते, तो इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है ना। बनने लायक सवाल था, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो आप बना ना सके, है ना। तो बनने लायक सवाल भी था और बनना भी चाहिए था बच्चे। इसका जवाब होगा 144। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जब हमारा थोड़ा टाइम भी लग रहा होता है ना, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमें लगता है अरे यार बहुत टाइम दे दिया, छोड़ दो इसको, नहीं बना तो नहीं। आप हाथ डाल दिए हो, पता लग गया है कि अरे बन रहा है तो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो लिटरली बता रहा हूं, बनते हैं ये सवाल। अब हाँ, अब इसमें तेज कौन बनाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 90 सेकंड टारगेट दिया था, ये तो बहुत टाइम ले गया हमारा। नहीं, ये 90 सेकंड में क्यों बनता था, रीजन बताता हूँ। देखो बच्चे, मैं आपको एक एक चीज समझा समझा के लिखा रहा हूँ। ये एक क्यों आएगा, ये 2 4 6, अब जिसको पता होगा वो डायरेक्ट लिख रहा होगा। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो जिसको आइडिया है कंसेप्ट क्या मांग रहा है, तो 1 ही होगा ना भाई। तो कोई आंख बंद करके वो बोलेगा x की वैल्यू 1 होगी। 3 कंसेक्यूटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, तो 2 4 6 है, इनका एलसीएम 12 ही, बस बात खत्म हो गई। तो x की वैल्यू 1 12 डायरेक्ट लिखेंगे हम। ये p माइनस क्यू, ये p प्लस, मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 यानी -8, तो दोनों का डिफरेंस 8 है, -8 आ रहा है यानी q बड़ा होगा। उसके बाद ये सॉल्व किया तो ये 56, तो सम 56 ये। अब ये बार बार थोड़ी लिखूंगा, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अगर मुझे ये कंसेप्ट मालूम है यार, दोनों का डिफरेंस 8 है, सम 56 है, तो एक 32 होगा, एक 24 होगा, ये डायरेक्ट लिखूंगा, ये टाइम यहां नहीं लगाऊंगा मैं अपना। एग्जाम में ये लिखते नहीं बैठूंगा। तो P 24 आ गया, Q 32 आ गया, और उसकी मदद से यार निकल जाएगा, हो गया 90 सेकंड। बनना ही चाहिए मेरे बच्चे,
तो आपको एक साथ मल्टीपल कंसेप्ट सोचते हुए चलना पड़ता है। तो इसमें नंबर सिस्टम भी काम आ रहा है और नंबर सीरीज भी काम आ रहा है, हाँ या ना? तो इस तरह के सवाल एग्जाम पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा तो मुझे बताएं जरा, पूछ रहा है कि नहीं? तो आपको इन्हीं सवालों को बनाते आना चाहिए मेरे बच्चों। अगर आप बना पाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना? चलिए तीसरा सवाल, ये सवाल देखिए, नए नए पैटर्न है, ये पैटर्न भी बताऊंगा, होते सिंपल है। जितना नया पैटर्न देते हैं ना सवाल उतना ही सिंपल देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है नए पैटर्न में बच्चा थोड़ा कॉशियसली और केयरफुली जाएगा, है कि नहीं? आप कदम धीरे धीरे बढ़ाओगे। तो सवाल बहुत सिंपल है क्या ये पैटर्न मैं समझा दे रहा हूं। आप लोग पहले वीडियो को स्टॉप करके खुद से बनाइएगा। इस सवाल के लिए भी स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 90 सेकंड का है, यानी 1.5 मिनट का है स्टैंडर्ड टाइम। आप रोक लीजिए, बिंदास पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाइए। तो इससे आपको बहुत अच्छा अंदाजा लग जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है? चलिए अब आगे ले चलता हूं। ये सवाल है क्या, इसकी लैंग्वेज को प्लीज अच्छे से समझ लें, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये कहता है देयर आर 4 वैल्यूज ए बी सी डी। तो आपको इसमें अगर आप देखेंगे 4 वैल्यूज दी गई हैं ए बी सी डी, और उन चारों को अंडरलाइन और बोल्ड भी किया गया, अलग कलर मैंने कर दिया है और वो अंडरलाइन किया गया है। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन इन बोल्ड, तो ये बोल्ड लिख रहा है, बट मैंने बोल्ड क्योंकि सारा ही बोल्ड था इसलिए अलग ना दिखे तो मैंने अंडरलाइंड कर दिया है, ठीक है? फिर ये कहता है आइदर वन और नो वैल्यू कैन बी इनकरेक्ट अमंग दोज 4 वैल्यूज। क्या मतलब? वो कहता है या तो कोई एक या तो सभी वैल्यू करेक्ट होंगी, ठीक है ना? यानी नो वैल्यू विल बी इनकरेक्ट, यानी कोई वैल्यू गलत नहीं है, यानी सभी सही है। कि या तो कोई एक वैल्यू गलत है, कोई एक वैल्यू चारों में से गलत हो सकती है, या सारे करेक्ट होंगे। सो कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज इनकरेक्ट। तो कौन सी वैल्यू है जो इनकरेक्ट है? फाइंड इट्स रिप्लेसमेंट ऑल्सो, और उसका रिप्लेसमेंट भी बताइए। समझ में आ गई? अब इतना पढ़ने का पेशेंस नहीं होता है, बच्चा लग पड़ता है सीधा यहां से। एग्जाम में क्या गलतियां होती है, बच्चे ने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्शन कह क्या रहा है, हमें करना क्या है वो तो दिया ही नहीं। अब भाई हमारा लग पड़ा, अब होता क्या है वो निकाल भी लेगा, बट उसने पढ़ा तो है नहीं, वो टिक क्या करेगा उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत बार हो जाता है। तो इसमें सिर्फ गलत कौन है यही नहीं पहचानना, आपको उसको करेक्ट भी करना है, रिप्लेस भी करना है। जैसे ऑप्शन देखिए, जैसे सी की जगह 4 आएगा, जैसे सी की वैल्यू इसने 2 रखी हुई है, क्या 4 आएगा क्या? बी की जगह 162, तो बी की जगह यहाँ 166.5 दिया हुआ है, क्या 162 आएगा क्या? डी की जगह 8, ए की जगह 12, ए 9 दिया हुआ है, डी यहाँ 6 दिया हुआ है। तो आपको पहले ये बताना है सारे सही है कि, अगर सही है तो ये टिक कर दो, ऑल आर करेक्ट, ये है, ठीक है ना मेरे भाई? तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट यूज किया है, लेकिन मेन का काम क्या था इसमें? रीड करना, और यही हम मात खा जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? अब ध्यान से सुन लीजिए मेरे बच्चों क्या हो रहा है। तो सवाल यह है कि स्पीड ऑफ बोट एम एंड एन इन स्टिल वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो दो बोट दी जा रही है एम और एन, दोनों का स्टिल वाटर का रेशियो आपका 4:3 है। फिर ये कहता है स्ट्रीम इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसको सही लेके चल रहा हूं, विच इज 3/4 टाइम्स अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एन। ये बड़ा हिंट है बच्चे, क्या? कि करंट की जो स्पीड है वो 3/4 होगी अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एन का। सुन लीजिए, तो यानी करंट की स्पीड एन की अपस्ट्रीम स्पीड का 3/4 होगी, यानी कि अगर उसकी अपस्ट्रीम स्पीड 4 है और ये स्पीड इसकी 3 है, यानी इसकी बोट की खुद की स्टिल वाटर स्पीड क्या होगी एन की? तो 4 और 3 यानी 7। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, ठीक है। तो यानी बोट का, यानी खुद का एन बोट का जो स्पीड निकल के आएगा मेरे बच्चे वो 7 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी। और इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कौन आएगी? तो इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड निकल के आएगी 7 और 3 यानी कि 10। यहां तक क्लैरिटी है मेरे बच्चों? आगे फिर ये कहता है बोट एम कवर्स। अब देखिए इसने करंट की स्पीड को 9 रख दिया है, तो अगर करंट की स्पीड इस हिसाब से 9 है, यानी इसकी अपस्ट्रीम स्पीड 12 हो जाएगी। तो 12 और 9 21, तो यानी ये 21 हो जाएगी, और ये इस हिसाब से 30 हो जाएगी। अब देखिए एम और एन की स्टिल वाटर स्पीड का रेशियो 4 और 3 है, तो अगर एन मेरे हिसाब से 21 है, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, आगे गए। फिर ये कहता है बोट एम कवर 166.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो बोट एम जो है 166.5 डाउनस्ट्रीम जाती है 4.5 घंटे में, ये फिक्स है, चेक कर लो। देखिए हमारे हिसाब से बोट एम का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? ये 28 माने, बोट का स्पीड, करंट का स्पीड 9 है, तो डाउनस्ट्रीम कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा।
तो 37 से 4.5 घंटे में कितना चलेगा, 2 से कट करिए तो ये आएगा 18.5, 18 9 से आपका हो जाता है 152। हाँ जी, और 4.5 घंटे बोट एम कवर्स 166.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना। बोट एम की बात कर रहा है, एक सेकेंड ना। तो 28 बोट एम का स्पीड आ रहा है और 9 करंट की स्पीड है, तो 28 और 9 37, तो 4.5 घंटा यानी 9/2 यानी 18/5। ओके सॉरी सही बैठ रहा है। तो 18 इंटू 9 162 होता है, तो 162 प्लस 4.5 यानी ये करेक्ट है मेरे बच्चों, 166.5 एग्जैक्टली है। तो यानी ये चीज तो ठीक बैठ रही है यार, ये भी ठीक बैठ रहा है, यानी 9 भी ठीक चल पड़ा है, ये भी ठीक चल रहा है, उसके हिसाब से हमारी कंडीशन फ्लो हो रही है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको फ्लो के हिसाब से चलना है, जहां दिक्कत लगेगी वहां रुकेंगे। फिर ये कहता है नाउ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एन का डाउनस्ट्रीम हम देख चुके हैं 30 होगा, इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देख लो हाँ जी, तो निकाल के देख लो। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एन, तो बोट एन का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। हाँ ओके, एक काम करिएगा मेरे बच्चों, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज छूट गया है, मोर देन द स्पीड ऑफ बोट एम आएगा, ठीक है। बोट एम प्लीज, मिस हो गया मुझसे ही मिस हो गया है, प्लीज टेक दैट, टेक इट एज अ बोट एम। तो वो कहता है बोट एन का जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है स्पीड ऑफ बोट एम इन स्टिल वाटर। तो यहाँ ये भी बात सही है, बोट एम का स्टिल वाटर स्पीड 28 आ रहा था और बोट एन का डाउनस्ट्रीम 30 आ रहा है, तो 2 ही ज्यादा है, यानी सी भी करेक्ट है मेरे बच्चों, सी इज ऑल्सो करेक्ट। आगे गए, फिर ये कहता है बोट एन कवर्स 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। चेक करिए, तो कह रहा है बोट एन 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, तो देखिए बोट एन का डाउन अपस्ट्रीम स्पीड 12 नहीं है क्या, तो भैया इसको तो लगेंगे 8 घंटे, ये तो 6 दे रहा है जो कि गलत है, यानी हमारा डी गलत है भैया, और डी की जगह करेक्ट वैल्यू 8 आनी चाहिए थी, यानी ये हमारा आंसर सी ऑप्शन। समझ में आया क्या? तो यानी इनकरेक्ट कौन था, डी इनकरेक्ट दे रखा था, यहाँ 8 आवर्स आना चाहिए था। और इसने आगे एक और इंफॉर्मेशन दी है, डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम ऑफ बोट एम एंड एन इज 7। ठीक हो गया, हाँ जी। तो एक इसमें थोड़ा सा एरर हो गया था, ये एम मिस हो गया, मतलब टाइपिंग से रह गया मेरे बच्चों, याद रखिए। समझ में आ गया क्या, ये जल्दी से बताइए मुझे। तो बड़ा मजेदार सवाल है, देखो सब कुछ दिया हुआ था, सारी चीजें आपको पता थी, तो डिफिकल्टी कुछ नहीं थी, बट टाइम खा जाता है। ऐसे सवाल दिया सब कुछ है, ये तो पूरा वैसा सवाल हो गया, पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन उसको चेक तो करना पड़ रहा है ना, एक एक वैल्यू देखनी पड़ रही है, कहीं हम कोई गलत ना कर ले जाए, चीजें सारी फ्लो में है कि नहीं है। तो यस, इसका सही आंसर आएगा डीज वैल्यू इज इनकरेक्ट एंड इन प्लेस ऑफ 6 8 हैज टू बी देयर, तो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, ये बताइए। इस तरह के और भी सवाल आपको आगे मिलते रहेंगे बच्चों, बस कनेक्टेड रहें। ठीक हो गया, चलिए एक और सवाल, ये भी एक नया पैटर्न है दोस्तों, पैटर्न के अंदर पैटर्न, सिंपल। अब कई बच्चे तो देखते ही छोड़ देते हैं, उनका फेवरेट टॉपिक है मेंसुरेशन, फेवरेट नॉट इन द सेंस ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, फेवरेट इन द सेंस ऑफ लीव, इसको स्किप करना है, इसको छोड़ देना है, या अगर करना भी है तो जय माता दी करके ABCDE में से कोई एक टिक मारना है, नहीं। तो भैया इसको सॉल्व करना सीखें, अब कंसेप्ट क्या है पढ़ें जाने। देखिए ये हिंदी वालों के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर से वही काम, स्टॉप करें, पॉज करें, ये भी तकरीबन 90 सेकंड से 2 मिनट के बीच का टाइम ले सकता है। अगर आपकी कंसेप्ट की समझ अच्छी है तो आप इसको 60 सेकंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कंफर्म करते हुए चल रहे हैं, अगर आप पूरा एक एक चीज को क्या बोलते हैं चेक करते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड वाइज 90 सेकंड से लेके 2 मिनट के अंदर अंदर ये बनना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पॉज करिए, पहले खुद से बनाइए, चेक करिए क्या हमारा एक्सप्लेनेशन और आंसर बैठ रहा है कि नहीं। चलते हैं आगे, ये रहा सवाल, क्या है ये कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। यानी कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस बताना है, तो वो तभी बताया जा सकता है जब दोनों की वैल्यू आपको पता हो, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, यानी हमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालते आना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो बताते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है वॉल्यूम सिलेंडर इज 786 सेंटीमीटर क्यूब,
एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या कहा? वो कहता है एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 786 है। देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए? और ये कहता है हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर है, और डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 3/2 ऑफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। यानी डायमीटर और ब्रेथ के बीच में 3 और 2 का अनुपात है। लेकिन दिक्कत पता है क्या इस जगह में, इस स्टेटमेंट में? आपको रेडियस और हाइट में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं। अगर वो आपको रेडियस और हाइट में रिलेट करवा देता तो मैं आंसर निकाल पाता। तो भैया पहले वाले स्टेटमेंट अकेले से आंसर नहीं निकलेगा, तो इसने वही बताना है जो अकेला आंसर दे पाए भैया, मिक्स नहीं करना है। तो भैया पहले वाले से तो आंसर नहीं निकलेगा। हाँ, अगर किसी तरह से रेडियस और हाइट में रिलेट करवा देता तो निकल जाता, फिर डेफिनेटली निकल जाता। लेकिन इसने क्या किया है, रेडियस और हाइट में किसी भी तरह का रिलेशन दिया नहीं। पहला गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं। ये कहता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। यानी एक सर्कल का जो डायमीटर है वो इक्वल है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल के। ठीक बात है, लेकिन सर्कल का डायमेंशन क्या है? फिर ये कहता है कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द सर्कल इज 12। तो भैया ये फ्लोरिंग और फेंसिंग का कॉस्ट दे रहा है, ना तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा ना मैं पेरीमीटर निकाल पाऊंगा। और दूसरी बात, ब्रेथ रेडियस से कर रही है, आपने कनेक्ट कर दी, लेकिन लेंथ का कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात, सर्कल का रेडियस कहाँ है भाई? तो ये भी किसी काम का स्टेटमेंट नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। आई बात समझ में? ये तो वो हो गया आंखों पे पट्टी बांध के तीर चलवा रहा है, तो कुछ भी नहीं निकलेगा। इसमें आप चाह के भी कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो। तो हमारे 2 ऑप्शन पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। आगे, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 934 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम 934 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 25% मोर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक बात। अब ये स्लैंट हाइट कह रहा है 25% मोर है देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और वॉल्यूम दे रखा है। देखिए मेरे भाई, सर्कल का जो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट है। लेकिन अगेन वही दिक्कत है, आर और एच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। स्लैंट हाइट जो होती है वो पाइथागोरस रिलेशन क्रिएट करता है इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, रेडियस एंड हाइट, बट ये हमारे लिए काफी नहीं है मेरे बच्चों, तो ये भी अभी तक तो कुछ काम का नहीं है। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% लेस देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। लेकिन आर कैसे निकालूंगा, एच कैसे निकालूंगा, इवन स्लैंट हाइट कैसे निकालूंगा, वो तो कुछ दिया ही नहीं है। तो ऐसा मत समझना इसमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन दिया जरूर है बट काम का कुछ भी नहीं निकलेगा भैया। अब बचा डी है, या तो डी होगा नहीं तो फिर नन हो जाएगा। बताते हैं, देखते हैं। फिर ये कहता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ₹120 पर सेंटीमीटर। तो आपको फेंसिंग का कॉस्ट दिया है रेक्टेंगल का 120, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग इज सेम है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज सेम एज द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, फिर ये कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹25200 एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब पकड़ लो भैया, ये कहता है फ्लोरिंग का जो कॉस्ट आएगा वो सेम आता है रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग की। क्लियर है? अब आपको फेंसिंग का कॉस्ट, फ्लोरिंग का कॉस्ट 2520 यानी फेंसिंग का कॉस्ट भी 2520 होगा, और आपकी जो पर सेंटीमीटर कॉस्ट है फेंसिंग की वो 120 दे रखी है। कट कर दो, ये इससे कटेगा 210 से, करेक्ट हो गया। यानी आपका जो पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का वो आ जाए, फील्ड का वो आ जाएगा 210। अब अगर आपके पास ये है यानी 2 × L + B = 210 आ गया। अब इसने हिंट दे दिया कि लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ की, तो ये रिलेशन बैठ जाएगा मेरे भाई। तो अगर ये x है तो ये 2x है, तो यानी 3x = 105 यानी x = 35। तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएंगी, तो दोनों आ जाएंगी तो रेशियो भी स्टैब्लिश हो जाएगा। तो यस, डी स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। तो इसमें सॉल्व करने वाली जो चीज है वो डी थी, और इसको सॉल्व करना भी नहीं था,
जिसको पता है यार मेरे पास में फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है पर सेंटीमीटर और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है, तो पेरीमीटर निकल जाता है। जिसको कंसेप्ट मालूम है वो तो जानते ही है, पेरीमीटर निकल के आ जाता है। टोटल कॉस्ट में से पर सेंटीमीटर कॉस्ट डिवाइड कर दूंगा तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर अगर आ गया तो वो लेंथ और ब्रेथ का सम दे देगा आपको, और लेंथ और ब्रेथ में अगर रेशियो है और सम आपके पास आ गया तो चीजें वैसे ही निकल गई, खत्म हो गई कहानी। तो यस, बिना सॉल्व किए आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके बता सकते थे कि ये काफी है। तो स्टेटमेंट डी अलोन इज सफिशिएंट माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं चीजों को, बेहतरीन। तो इस तरह से ये चौथा सवाल हो गया। अब ये पांचवा सवाल है, ये भी एक तरीका है। आप लोगों ने देखा होगा मेंस में, अरिथमेटिक में कई बार मल्टीपल फिलर्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं दोस्तों। अगेन ये भी बहुत आसान होते हैं, आसान कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन ट्राई मारने पड़ जाते हैं मेरे भाई। हिट एंड ट्रायल के चक्कर में ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। अगर आप बहुत किस्मत वाले होंगे तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नहीं तो जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसकी समझ आपको रखते हुए चलना है। तो कैसे और क्या, देखिए। पहला सवाल है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज डैश ईयर। तो यानी जो मेरा पहला फिलर होगा वो ए और बी का सम होने वाला है 32। फिर ये कहते हैं द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी आफ्टर 6 ईयर, यानी बी का एज 6 साल बाद, एंड सीज एज बिफोर डैश ईयर्स, यानी 4 साल। पहला ऑप्शन 4 का है ना, तो पहले ऑप्शन के हिसाब से चीजें भर रहा हूं। 32 4, सी इज 8 ईयर यंगर टू डी, यानी सी और डी में 8 साल का फर्क है। हु इज डैश ईयर ओल्डर टू ए, यानी पहले ऑप्शन के हिसाब से 16 आ जाएगा, यानी डी जो है ए से 16 साल बड़ा है। क्लियर हो गई? फिर ये कहता है सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड ई इज 48 ईयर्स। तो देखिए इससे आपको ई का एज मिल जाएगा, क्योंकि ए और बी का सम हमारे पास है ही। ई का एज अगर आ जाएगा तो ये कहता है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड ई इज डैश, तो इससे सी आ जाएगा और उससे ये पूरा एकदम रिलेट हो जाएगा। तो देख लीजिए कहां बैठेगा, समझ में आ गई मेरी बात। तो देखिए सबसे पहले ई का एज क्या होगा, तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी और ई 48 है और ए और बी का सम 32 है, यानी ई अकेले का एज एज पर द फर्स्ट फिलर 16 रहेगा, फिक्स है। हाँ जी। फिर ये कहता है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड ई इज डैश, यानी 7:4 है। तो देखिए अगर ई की वैल्यू 16 है यानी सी कितना होगा, तो इस हिसाब से सी का वैल्यू 28 आ जाएगा। ये बात सही है। अब पहले फिलर के हिसाब से यानी 4 साल पहले सीज एज बिफोर 4 ईयर्स, तो देखिए सी का एज 4 साल पहले कितना होगा 24, और ये अनुपात आपको 3 और 4 दिया जा रहा है। तो अगर ये 24 है यानी इस हिसाब से ये 18 होगा। तो बी का एज 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर 18 हो गया, यानी बी का प्रेजेंट एज 12 हो जाएगा। मैं फिर से बता दूंगा, एक बार ये क्लियर करके आपको समझा दे रहा हूं। तो बी की प्रेजेंट एज इस हिसाब से 12 आ जाएगी, यानी ए जो आएगा वो 20 आ जाएगा। अभी तक बैठ रहा है। फिर ये कहता है नाउ सी इज 8 ईयर यंगर टू डी, तो सी जो है वो डी से 8 साल छोटा होगा, तो यानी इस हिसाब से डी का एज 20 आना चाहिए, क्योंकि सी 28 आ रहा है, और डी जो है 16 साल एल्डर होगा ए से, तो ये तो बराबर आ रहे हैं ए और डी, यानी ये गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला जो फिलर है आपको सम दे रहा है ए और बी का, उसके बाद यहां पे ए बी और ई तीनों का सम दिया जा रहा है, तो यानी आप इससे ई का एज स्टैब्लिश कर सकते थे। करेक्ट हो गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन पे करके बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। तो 48 माइनस 24, क्योंकि पहला फिलर अब 24 रहेगा, तो यानी ई पर्सन का जो एज है वो 24 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सी और ई का रेशियो आएगा, सीक्वेंस का ध्यान में रखना। तो ये कह रहा है 5:2, यानी सी का जो एज आएगा वो 60 साल हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि अगर सी की एज ई की एज 24 है तो इन दोनों का अनुपात 5 और 2 है, सी हैज टू बी 16। ओके, सी का एज कितने साल पहले कह रहा है, फिर से 4 साल पहले, तो सी का एज 4 साल पहले 56 रहेगा। तो 56 यानी ये रेशियो 3:4 दिया जा रहा है, तो सी अगर 4 साल पहले ये 56 आ रहा है तो यानी ये 42 आएगा। तो ये 42 कब का एज है, 6 साल बाद का है, यानी बी का प्रेजेंट एज 36 होना चाहिए था। अब एक बात बताओ, बी अकेला ही 36 साल का है और ए और बी मिलके 24 है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया।
अगला ट्राई करते हैं। तो देखिए तीनों का एज 48 है, ए और बी का सम 32 है, यानी ई का एज 16 हो जाएगा। यहाँ पे रेशो 7:5 है। अब ई 5 से ज्यादा ही नहीं है भैया, डेसिमल पे तो कहीं जा ही नहीं रही ये चीज है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन? ये। तो देखिए अगर मैं 30 लेता हूं और ये 48 दिया है, यानी ई का एज 18 होगा। उसके बाद सी और ई का अनुपात 5 और 3 है, तो यानी सी की एज 30 होगी। अब देखो अगर मैं एग्जाम में होऊंगा, मैं ये सॉल्व थोड़ी कर रहा हूँ, तो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में होंगे 3 कैंसिल हो गए, ऑल हो नहीं सकता, तो बचा कौन? ये। तो एग्जाम में तो मैं सीधा टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं प्रूव करके बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो सुन लीजिए, सी की एज 30 आ गई, क्योंकि इन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो अगर ये 18 है तो ये 30 हो गया। अब सी का एज कितने साल पहले? डैश ईयर बिफोर, यानी कितने? 8 साल पहले। करेक्ट आ रहा है? लेके चल पड़ो, डैश ईयर है ना। तो एज ऑफ सी बिफोर डैश ईयर इज 3:4। तो देखिए इधर ऑप्शन जो दिया जा रहा है वो 8 दिया जा रहा है। वेट वेट वेट, और यार रॉन्ग क्या, कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या मैं? वेट कर लेते हैं मेरे बच्चों, देख लेते हैं ये बैठ रहा क्यों नहीं है। सी गया, ये तो 22 आ जाएगा ना। तो बी और सी का अनुपात 22 रख के एक बार देख लेते हैं, बट मेरे हिसाब से गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमसे। वेट बच्चों, कोई और ऑप्शन बैठ रहा था क्या? एक बार पहला ऑप्शन फिर से देख लेता हूँ, मेरे को लग रहा है कुछ तो मिस कर दिया मैंने। 48 - 32 यानी ई का एज 16। ठीक हो गई बात। और सी और ई का अनुपात 7 और 4, तो प्रेजेंट का ही है, तो दिक्कत नहीं आएगी। यानी सी का एज 28 क्लियरली बैठ रहा है, सही है। सी का एज 4 साल पहले, तो सी का एज डैश ईयर बिफोर, तो इसके हिसाब से 4 साल पहले, तो यानी सी का एज हो जाएगा 24। और रेशो जो दिया गया है बी से दिया जा रहा है, एंड दैट रेशो इज 3:4। तो अगर ये 24 है तो यानी ये उस हिसाब से 18 आ जाएगा। और ये जो बी का एज आ रहा है कब का आ रहा है? रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ बी आफ्टर 6 ईयर। अच्छा, ये 6 साल बाद का एज है, तो यानी सी की एज 6 साल बाद, बी की एज 6 साल बाद 18 होगी, यानी बी का जो एज आएगा वो 12 आएगा। आई थिंक मैंने गलत ले लिया था, ठीक है। तो बी का एज 12 आ गया। आगे चल पड़ते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। तो अब ए और बी का सम अगर 32 है, यानी ए हैज टू बी 20 ईयर्स। क्लियर है? हाँ, यही गलत हुआ था शायद ना। देन सी इज 8 ईयर यंगर टू डी, तो सी जो है वो डी से 8 साल छोटा रहेगा। सी इज 8 ईयर यंगर टू डी, तो सी जो है डी से 8 साल छोटा है, यानी डी हमारा इसमें 28 आ रहा है। एंड हु इज डैश ईयर एल्डर टू ए, तो डैश ईयर 16। यार ये तो बी से 16 साल का डिफरेंस दे रहा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, यही गड़बड़ लग रही है। यहाँ बी रखना था क्या? ठीक है, चलिए आई थिंक यही इसमें होगा, वही चक्कर है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, क्लियर रहा? आई होप समझ में तो आया होगा पैटर्न, ठीक है ना। थोड़ा सा आई थिंक वैल्यू रखने में कुछ ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे ले चलें इस सवाल को। आई थिंक यहाँ बी हो जाएगा, तो यस, तो आई थिंक ए बैठ जाएगा, तो बाकी तो बैठ ही नहीं रहे हैं। क्लियर रहा? हाँ जी, मुझे लगा था आई थिंक डी बैठेगा। एक बार डी फिर से ट्राई कर देता हूँ, कहीं क्वेश्चन में 48 - 30 यानी ई का एज 18 हो गया, उस हिसाब से सी का एज आई थिंक 30 आ जाएगा, बिकॉज द रेशियो इज 5:3। सी का एज हमें डैश बिफोर लेना है, यानी 8 साल पहले लेना है। सी का एज 8 साल पहले 22 हो जाता है, नहीं गड़बड़ी है, ये भी गलत ही है, नहीं बैठेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो 3:4 आ रहा है, तो ये भी गलत ही हो रहा है। 32 एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो ई का एज 16 आना चाहिए, लेकिन ये 7:5 है, 5 से 16 जाएगा नहीं, तो ये भी गलत ही है। लास्ट ऑप्शन ये भी फिर से देख लेता हूँ। इस हिसाब से ई का एज 48 - 24 है, तो यानी ये 24 एज का हो जाएगा। इस हिसाब से इन दोनों का अनुपात 5:2 है, तो ये सी का एज 60 हो जाएगा। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले सी का एज 56 है, तो बी का एज 6 साल पहले 42 हो जाएगा, तो बी विल बी 42। तो ये जो बी का एज है आफ्टर 6 ईयर है ना ये,
तो यानी बी की प्रेजेंट एज आई थिंक 36 आ जाएगी। ये बैठ रहा है क्या? तो ये भी गलत ही आ रहा है, ये हो नहीं सकता। आई थिंक दोस्तों इसमें वही चक्कर है, इधर ए की जगह बी आना चाहिए था, तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आपका बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यार इतने सारे वैल्यू एडजस्ट करने पड़ते हैं, शायद कहीं पे यही दिक्कत हो गई है। ठीक है, लेकिन यस पैटर्न समझ में आ गया, तो प्लीज मेक इट बी हियर, इधर बी रख दीजिए, तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आपका सटीक बैठ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे अगला सवाल, 6th क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न क्या है? ये भी मजेदार पैटर्न है, SICI का कंसेप्ट जरूर है, बट पैटर्न क्या है? पैटर्न जानिए दोस्तों, पैटर्न क्या है? ये कहता है, फिर से डायरेक्शन को पढ़े, ये कह रहा है इन द क्वेश्चन बिलो अ क्वेश्चन इज गिवन विद 4 और मोर वैल्यूज मार्क्ड इन बोल्ड एज ABC एंड सो ऑन। 4 वैल्यू दी रखी हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं, तो इसमें 5 दिए हैं ABCDE। ठीक हो गया, तो 5 वैल्यू दे रखी हैं। फिर ये कहता है उनके जो पोजीशन है 1 और मोर पेयर आर बोल्ड टू बी इंटरचेंज्ड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन सच दैट द क्वेश्चन बिकम्स करेक्ट। तो यानी ये कोई 5 वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो सकती है, जैसे इंग्लिश में आप कई बार देखते हो ना, रिप्लेस करने पे मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, तो इसका मतलब वही है कि एक बार इनको पांचों को इंटरचेंज करके देख लें और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो करेक्ट आना चाहिए, यानी जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए एज पर द क्वेश्चन वो करेक्ट आना चाहिए। ठीक हो गई बात? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये चीजें चेक करते हैं। अब देखो कॉमन सेंस है इस सवाल में, जैसे B 3 ईयर से C 2 ईयर, तो इंटरचेंज आपस में यही हो सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अमाउंट से ईयर कैसे इंटरचेंज करोगे? यहाँ पे अमाउंट देखिए 9090 और यहाँ पे 12,000, तो ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और ये D 10% है, D तो किसी और के साथ इंटरचेंज होगा ही नहीं। तो यानी हमारी पेयरिंग क्या क्या हो सकती थी इस क्वेश्चन के अंदर? A और E या B और C, दोनों भी हो सकते हैं, ज्यादा पेयर भी हो सकते हैं। लिखा है ना 1 और मोर पेयर, ये भी हो सकता है। तो पहली बात, जहां जहां D आ रहा है उनको उड़ा दीजिए। D किससे इंटरचेंज करोगे भाई? D तो परसेंट में और कोई है ही नहीं परसेंट में, तो वो पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? अब चेक करो इसको, तो पहला ऑप्शन A और E है, इनको इंटरचेंज करके रखते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली बनाना है। तो सपोज A और E को मैंने इंटरचेंज किया, तो A अगर मैं 12,000 लेता हूं और ये टोटल 9090 हो जाएगा, तो 12,000 3 साल के लिए 20% SI पे, तो 20% 3 साल का SI क्या होगा मेरे बच्चे? 60%, तो 60% ऑफ 12,000 हो जाएगा। सही है, प्लस 9,000 2 साल के लिए 10% CI पे, 10% 2 साल का होता है 21% ऑफ 9,000। चेक करके देखो क्या मिलेगा। तो 60% ऑफ 12,000 अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 7,200, 21% ऑफ 9,000 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 1,890, ऐड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 9,090। तो यार ये इंटरचेंज करने पे तो वैल्यू बैठा रहा है, यानी केवल A और E को इंटरचेंज करके काम चल जाएगा, B और C को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैल्यू बैठ रही है। अगर केवल A और C को इंटरचेंज करके आंसर नहीं आया होता, समझ रहे हैं, तो फिर मैं B और C को भी इंटरचेंज करके चेक करता, तब मैं ये कंसीडर करता। तो गलत है, तो बैठ रहा है यार, केवल A और E को ही इंटरचेंज करके मेरा आंसर बैठ रहा है 9090। तो यस, माय आंसर इज ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऐसे घुमा देते हैं। तो ये है नए पैटर्न के सवाल, ठीक है ना। तो लगभग सारे मैं आपको नई नई चीजें करवा रहा हूं, कैसे सवाल आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। अब ये सबको पता होता है कि भाई 20% पे 3 साल का, लेकिन चेक करने में टाइम जाता है ना मेरे भाई। तो ये मेंस यही करवाता है, देता आसान चीजें हैं, टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ना ही कैलकुलेशन, लेकिन जो बंदा इसको ढंग से नहीं पढ़ेगा, ये डायरेक्शन को जो गौर से नहीं पढ़ेगा, वो फंस जाएगा। मानते हैं इस चीज को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला ये सवाल देखिए अब ये जो सवाल है, ऐसे सवाल कई बार बच्चों को मतलब थोड़ा सा पिक्चर को ब्लर कर देते हैं आंखों के सामने, लेकिन हमें कैसे बनाना है, ध्यान से सुनते रहिए बच्चों, बहुत आराम आराम से चीजों को समझना है, क्या है, कैसे है और क्यों है, देख लीजिए। मैं एकदम लॉजिकल वे से समझाऊंगा। अब क्या होता है, कई बार एग्जाम में एक्स आते ही हमारी आंखें बंद कर देते हैं, अरे क्या हो रहा है, आंखें झकपकाने लग जाती है कि नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि एक मिक्सचर है ए जिसमें मिल्क और वाटर भरा गया, और मिल्क कितना x+20 और वाटर x-10 है। अब एक बात बताओ,
ये x प्लस 20 है और ये x माइनस 10 है, यानी दोनों में 30 लीटर का फर्क नहीं है क्या? और मिक्सचर B जो है विच हैविंग x प्लस 40 और x माइनस 20, तो देखिए वेरिएबल वही x यूज हो रहा है, तो ये प्लस 40 है माइनस 20 है, इनमें 60 का फर्क है कि नहीं? तो यानी मिक्सचर ए में मिल्क 30 लीटर ज्यादा है और मिक्सचर बी में मिल्क 60 लीटर ज्यादा है, और दोनों में मिल्क ज्यादा है। तो जब मैं मिलाऊंगा तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क 90 लीटर ज्यादा नहीं हो जाएगा। और ये कह रहा है दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बन रहा है उसका रेशियो 16 और 7 है। अब एक बात बताओ, 16 और 7 में 9 का फर्क है और एक्चुअल 90 लीटर का फर्क होना चाहिए, यानी ए 160 लीटर होगा और सी जो बी है, मतलब ये जो आएगा जो फाइनल जो वाटर हैज टू बी 70। ये बात हो गई क्लियर? हाँ कि ना? हाँ जी, तो बस सवाल खत्म हो गया। तो यानी दोनों मिला के जो मिल्क है वो 160 लीटर होगा। तो अब ये x प्लस 20 है और ये x प्लस 40, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? तो x प्लस 20 और x प्लस 40 यानी 2x प्लस 60, तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 160, यानी कि x का वैल्यू आपका 50 आ गया। तो ये वर्बल बताने वाली चीजें बच्चों, इसमें पेन लगाना भी गुनाह हो सकता है, क्राइम हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा सा दिखा के डराने वाला सवाल है, लेकिन चीख चीख के बनने वाला सवाल है। ठीक हो गया? आगे अब ये कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन x माइनस 15 लीटर ऑफ मिक्सचर व्हेन मिक्सचर A एंड B आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 11:24, यानी A और B दोनों को 11 और 24 के रेशियो में मिक्स किया जाएगा। अब देखिए A में मिल्क और वाटर कितना होगा, तो ये देखिए 50 और 20 70 और ये 40, यानी A मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 7 और 4 है, और B मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो तो 90, 50 प्लस 40 यानी 90 और ये 30, यानी 3:1 है। अब इसको आपको 11 लीटर लेना है, इसको आपको 24 लीटर लेना है, तो 11 ये 24 ये, क्योंकि टोटल देखिए x माइनस 15, तो x की वैल्यू 50 थी, तो 50 माइनस 15 यानी कि 35 लीटर लेना था। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी, तो 35 लीटर आपका नया मिक्सचर होना चाहिए था। तो 35 लीटर को बांटना है, तो देखिए 7 और 4 11 और 24 35 ही तो होता है, तो 7 और 4 11, अब इसको 24 बनाना है, तो 3 और 1 है 4 गुना 6 हो रहा है ना, 4 हो रहा है, 6 गुना कर दें, यानी ये 18 और ये 6, करेक्ट हो गया। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिल्क हो जाएगा 25 का और पानी हो जाएगा 10 का। तो ये वाटर ही मांग रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, तो आंसर आएगा 10 लीटर, सी ऑप्शन। समझ में आया क्या? तो ये सवाल देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, बार बार एक्स लगा रहा है, कुछ और मिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है बहुत सिंपल, क्योंकि सारी वैल्यू सॉर्ट करके दे रखी है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से और गौर से सुनिएगा, मेथड से कैसे होगा सुन लें। अब देखिए ये कह रहा है मिक्सचर ए है जिसमें मिल्क x प्लस 20 है, और मिक्सचर बी है जिसमें मिल्क x माइनस 10 है। वहीं पे मिक्सचर बी है जिसमें मिल्क x प्लस 40 है, वहीं पे मिक्सचर बी है जिसमें मिल्क x माइनस 20 है। जब दोनों को मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 2x प्लस 60 और ये बन जाएगा 2x माइनस 30, और इन दोनों का फाइनल रेशियो 16:7 है। क्रॉस 7 इधर 16 इधर, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, तो 32 और 14 का जो डिफरेंस आएगा, 32 और 14 का डिफरेंस आपका आएगा 18x। 7 इंटू 60 420 और 480 दोनों ऐड होके बनाएंगे 900, तो इससे आपको x का वैल्यू मिल जाता मेरे बच्चे 50। क्लियर हो गई? अगर x की वैल्यू 50 है यानी मिक्सचर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो 70 और 40 यानी 7:4 होगा। मिक्सचर बी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 50 प्लस 40 90, 90 और 30 यानी 3:1 होगा। ये बात क्लियर हो गई? अब वो कह रहा है कि x माइनस 15 लीटर ऑफ मिक्सचर क्रिएट करना है बाय मिक्सिंग a और b इन द रेशियो ऑफ 11:24। अब देखिए x की वैल्यू 50 है, 50 माइनस 15 35 ही होता है, यानी आपको 35 लीटर मिक्सचर बनाना है, और दोनों का जो अनुपात लेने को कहा जा रहा है वो 11 और 24 लेने को कहा जा रहा है, यानी a जो है वो 11 लीटर लेना है और b जो है वो 24 लीटर लेना है। तो देखिए 7 और 4 11 ही तो होता है, अब इसको 24 बनाने के लिए 6 गुना करना होगा, यानी 18 और 6 हो गया 24। तो जब मिलाऊंगा तो वाटर 4 और यहाँ वाटर 6 है, तो मिलके वाटर 10 लीटर क्रिएट कर देगा। बात खत्म। इज दैट ओके? तो भैया सवाल एकदम डुएबल था, ये 60 से 90 सेकंड का सवाल था,
और अगर वर्बल करोगे 60 सेकंड से भी कम समय में बना सकते थे। तो एग्जाम में ऐसे ही सवाल देता है, आसान आसान वैल्यूज होती हैं, लेकिन वो फॉर्मेट और वेरिएबल ऐसे यूज कर देता है ना, बच्चा फंस जाता है, वो सोचता है पता नहीं क्या ही सवाल पूछा है। तो ये बिल्कुल ऐसे सवाल एग्जाम देता है दोस्तों। तो ये आज हमारे सीरीज का 7वां सवाल था आप लोगों के लिए, 7th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। तो यही है हमारी 7 बजे 7 सवाल की सीरीज। इसमें मैं आप लोगों को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप ईमानदारी से इस सीरीज को मेहनत से फॉलो करेंगे रेगुलरली बेसिस पे, तो आपको मेंस क्लियर करने का एक बहुत क्लियर और कट आइडिया मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी, रोज इस सेशन को देखना होगा और शेयर भी करना होगा, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो ये अपना टेलीग्राम चैनल है क्वांट बाय लोकेश सर। यहाँ पे आपको इस 7 बजे 7 सवाल की सीरीज की प्रॉपर पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये सीरीज फॉलो करें, ठीक है, और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज का ये जो पहला वीडियो है, इसका मैं टारगेट दे रहा हूं आप लोगों को 200 लाइक्स मिनिमम, ठीक है दोस्तों। शुरुआत है, कोशिश करिए इस टारगेट को हम अचीव करें, ठीक है। क्लियर। अगला वीडियो फिर आपको इसी टारगेट मिलने के बाद मिलेगा, याद रख लीजिए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट इस वीडियो को 2200 हम लाइक्स देख सके, ठीक है। तो हमारे मेरे लिए भी टारगेट है कि मैं आप लोगों के आने वाले समय में डेली इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग सवालों को कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, फॉलो करते रहिए इस चैनल को, ठीक है। ऑली बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को जरूर और जरूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। पहला सेशन है, योर रेस्पॉन्स हैज टू बी एक्यूरेट, ग्रेट, ठीक है प्यारे बच्चों। और हाँ, अगर आप ऑली बोर्ड पे मेरे पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, अभी हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है IBPS PO 2023 के लिए, चैंपियन बैच आई एम स्टार्टिंग। और ये पूरा बैच है, मतलब इसमें क्वांट, इंग्लिश, लॉजिकल और करंट अफेयर चारों सेक्शन मिलेंगे। तो अगर आप सुपर एलीट पैक परचेज करते हैं बाय यूजिंग माय कोड लोकेश, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मेरे बच्चों, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन पेड सब्सक्रिप्शंस, ओके प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट।